स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं है, हमेशा भागता रहता है। इसके पास सब कुछ है, बस सिर्फ एक चीज की कमी है, वक्त। वक्त पीछे पलट कर देखने का कि क्या उसकी दौड़ की कीमत किसी और को तो नहीं चुकानी पड़ रही। मुंबई की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे यही वक्त से आगे निकल जाने की कोशिश एक सबसे बड़ी वजह है। ऐसी ही एक सड़क दुर्घटना की शिकार हुई मुंबई में रहने वाली 62 वर्षीय सरिता मोरे। देखा गया है कि गाड़ी चलाने वाला किसी को यूं ही मरता छोड़ भाग जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि शायद उसकी जगह उसका कोई अपना भी तो हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार सन 2008-2009 में सिर्फ मुंबई शहर में सड़क दुर्घटना के 3,340 किस्से सामने आए हैं। एका वर्षामध्ये 3,340 रस्त्यावर घडलेल्या दुर्घटना एकट्या मुंबई शहरामध्ये दम तोड़ चुकी थी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह सचमुच किसी ड्राइवर की लापरवाही यानी कि हिट का केस था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी, यानी कि एक्सीडेंट हुआ था या फिर करवाया गया था। अपने पति और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए सरिता ताई को यह पता भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। बधाई हो। ठीक 40 साल पहले आज ही के दिन हमारा लग्न हुआ था। धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। जिंदगी ने चाहे जो भी रंग दिखाए हों, वो सब कुछ किया, वो सारी खुशियाँ दी जो एक औरत चाहती है। अपना प्यार, अपना भरोसा, 2 बेटे दिए और अब तो पोते पोतियां भी हो गए हमारे। तुम्ही कोण? अरे मी तुमची बायको, धर्म पत्नी हो तुम्हारी। अच्छी। अरे मेरी उम्र 16 साल, तू है बुढ़िया, मेरी धर्म पत्नी कैसे हो सकती है? पागल हो गई है क्या? जा आईला बोलो, जा जा। ये माझी आई दिसली नहीं, आई। आओ अंदर आओ। अरे अब कैसी तबीयत है अशोक काका की? क्या बोलूं बेटा, कभी तो लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गए, सबको पहचानते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं गणपति बापा की क्या मर्जी है। ठीक है ताई, सब ठीक होगा। पापा ने ये परेशानी दी है ना, तो इसका हल भी वही निकालेंगे। और ताई, अच्छे लोगों को ज्यादा दिन परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। अच्छा ताई, ये इस महीने का भाड़ा। धन्यवाद। एक बात और थी ताई, पिछले 3 साल से आपके फ्लैट में मैं किराएदार हूँ। रहते रहते सब अपना सा लगने लगा। अगर आपका कभी इरादा इसे बेचने का हो तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। माफ करना बेटा, तुम तो बिल्कुल अपने जैसे हो और मेरी हर तकलीफ में तुम काम आए हो। पर बेटा, मैं ये फ्लैट नहीं बेचूंगी। इन्होंने और इनके बाबा ने बड़ी मेहनत से ये बिल्डिंग बनाई, पुरानी यादें जुड़ी हैं इससे। और ये हमेशा मुझसे कहते हैं कि सरिता, कुछ भी हो जाए ये बिल्डिंग हम नहीं बेचेंगे। तो फिर अब कैसे बेचते? ठीक है ताई, मैं समझ सकता हूँ ये बात। मैं तो बस दिल में एक बात आई और आपसे ऐसे ही बोल दी। मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। पर कभी आपको ऐसा लगे कि आप इसे बेचना चाहती हैं तो सबसे पहले मुझे ही बताइए। ठीक है बेटा। मेहनत करो। अशोक काका, चलिए भाई, चलो। सारी मर्दानगी तो तुम्हारी मुझ पर ही चलती है। आई के सामने तो तुम्हारी जबान भी नहीं चलती। जिस दिन से इस घर में लगन करके आई हूँ, खुशी क्या होती आज तक नहीं देखी मैंने। बंद कर तेरी किटकिट,
रोज रोज का हो गया तेरा तो। जब देखो आई से बात कर, आई से बात कर। अरे वो मेरी सुनती ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो एक काम करो, बाहर जाके चूहे मारने वाली दवाई ले आओ, मुझे और मेरी बच्ची को दे दो, मार डालो हम दोनों को। इस घर को कैसे चलाती हो तुम्हें पता भी है कि नहीं? खुद तो 1 महीना नौकरी करके 2 महीने घर पे बैठ जाते हो। इतना गुस्सा आता है कि अपने ही बॉस को सुनाकर अपनी नौकरी पे लात मार देते हो। इतना ही है ना तो आई से कह क्यों नहीं देते कि बाबा की बनाई हुई बिल्डिंग पर तुम्हारा भी हक है, और कामत भाव का फ्लैट, उसमें भी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे। राखी, कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं वो फ्लैट नहीं बेच सकती, और तुम हो कि उसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे क्यों तकलीफ देती हो मुझे और मेरे बेटे को? आई तकलीफ मैं दे रही हूँ? तुम्हारी एक जिद की वजह से हम सबको तकलीफें उठानी पड़ रही है। फ्लैट बिकेगा, पैसे आएंगे, हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, और तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। जब देखो हमारी दुश्मन बनी पड़ी है। मैं दुश्मन बनी पड़ी हूँ तुम्हारी? अरे ये मेरा बेटा और तू मेरी बहू है, और मैं। आई छोड़ना इसे, ये तो एड़ी है, बात करने का तरीका नहीं है इसे। बनाई कामत भाऊ का फ्लैट अगर बेच दे तो सोच कितनी मुसीबतें कम हो जाएंगी। आई तुझे मालूम है भाव क्या चल रहा है फ्लैट का? मुझे कुछ नहीं सुनना अब इस बारे में, और तू दोबारा इस बारे में मेरे से बात नहीं करेगा, समझा क्या? ये ले इस महीने के भाड़े के पैसे, और हाँ, अगर मैं तुम लोग की दुश्मन होती तो हर महीने आके ये पैसे न देती तुम लोग को। आई इस महीने एक 500 रुपए जास्ती चाहिए, वो बच्ची के स्कूल का फीस देने की है ना मेरे को। इस उम्र में तुझे और तेरे भाई को आई बाबा का सहारा बनना चाहिए, और तुम लोगों के ये ले। थैंक यू आई। रमेश, किरण, अरे दरवाजा खोलो। सुबह के 8 बज चुके हैं, इस टाइम लोग भगवान का नाम लेते हैं, और तू दिन रात दारू दारू। भाई जास्ती भाषण न को, मैं जो भी करूं तेरे हो गया है। दे मेरी बाटली दे। नहीं दूंगी, दे। नहीं दूंगी, नहीं सुधरेगा। एक किरण उठ, अरे उठ रे उठ। जी कितना बजा घड़ी में? अभी मैंने घड़ी देखी कहाँ है जी, मेरे सामने ही तो उठा मैं अभी। तो कब देखेगा? जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तब। अरे 22 साल का हो गया तू, तेरी उम्र के लड़के तो इस समय अपने काम धंधे पे लग जाते हैं, और एक तू है कि दिन रात सोता रहता है या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। कुछ काम धंधा कर, कोई नौकरी वोकरी ढूंढ। हाँ मैं कर रहा हूँ ना जी, मैंने बात करके रखी है कई लोगों से, और कुछ दिनों में मुझे जवाब भी मिल जाएगा। आई शपथ। ये ले इस महीने के किराए के पैसे, और हाँ, इसमें से अपने बाबा को कुछ मत देना दारू के लिए। अजी अजी एक 100 रुपया और देना, मोबाइल खराब हो गया है मेरा, रिपेयर कराना है। अरे वरना वो नौकरी वाले फोन करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। ले अभी अंकल जी की तबीयत कैसी है? जैसी थी वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान पर भरोसा रखिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। ये बाकी बाद में। ये पैसे तो इतने में ही खत्म हो गए, अभी तो पूरा महीना पड़ा है आगे। कैसे करूंगी ये सब?
वो आपने मुझसे किसी काम के बारे में पूछा था ना? हाँ हाँ, कुछ हुआ क्या? जी, ये आज कोई मेरे दुकान के बाहर लगा के गया था। क्या लिखा है? जी, इसमें लिखा है कि एक फैमिली को अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। फ़ोन नंबर दिया है, अगर आप चाहें तो। धन्यवाद। इस मुंबई शहर में जहां लोगों को अपना सर छुपाने के लिए एक छोटी सी छत का मिलना भी मुश्किल हो जाता है, वहां सरिता जी एक पूरी बिल्डिंग की मालकिन थी। लेकिन उनकी पुश्तैनी जायदाद इस बिल्डिंग में ज्यादातर फ्लैट्स पर उनके परिवार वालों का ही कब्जा था। ऊपर से उनके बेटे किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे ऐंठने में लगे हुए। दूसरी तरफ उनके पति की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और इसलिए उनकी पैसों की जरूरत और भी बढ़ रही थी। लेकिन सिर्फ एक फ्लैट के किराए से पूरे घर की जरूरतों को पूरा कर पाना नामुमकिन था। लेकिन सरिता ताई ने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी उन्होंने नए सिरे से शुरुआत। उन्होंने गवर्नेंस यानी कि आया का काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद से कि उनकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और आर्थिक रूप से संतुलित हो जाएगी। एक परी के दो सुंदर सुंदर हाथी काले काले ऐसी वाली छोटी छोटी है ना। ये देख मेरी बच्ची ने तो छाया खत्म कर दिया। मुंह खोलो, बस 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 थोड़ा सा बचा। आज तक मैं कभी भी इसे पूरा खाना नहीं खिला पाई और आपके हाथों से इसने पूरा खाना खा लिया। मैंने दो बेटे पाले हैं। अरे बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है, तुम भी सीख जाओगी। बुरा ना मानिएगा आंटी, लेकिन आपके दो बेटे होते हुए भी इस उम्र में आप ये काम। नहीं, मेरे बेटों की इसमें कोई गलती नहीं है। जब मैंने उनको बोला कि मैं काम करने जा रही हूँ तो बहुत नाराज हुए मेरे से। कहने लगे क्या जरूरत है ये सब करने की। मैं भी क्या करूं, घर में बैठे बैठे ना कंटाला आ जाता है और बच्ची के साथ मेरा दिल भी बहल जाता है और वक्त भी कट जाता है, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे तेरे फेस का फुग्गा क्यों बना हुआ है? बात क्या है, कुछ तो बोल। बाबा मेरे लिए रोज लड़का देख रहे हैं और कुछ ही दिनों में अब तो मेरी शादी भी हो जाएगी। तो तू बोल ना बाबा से कि तू मुझसे प्यार करती है। तुझे चाहिए मैं चलूं साथ में बाबा से बात करने के लिए? अच्छा, क्या बोलोगे अंकल? मैं कुछ काम नहीं करता और अपने दादी के पैसे से गुजारा कर रहा हूँ। मेरे बाबा कभी नहीं मानेंगे और मुझे भी ऐसे लड़के से शादी नहीं मनाने का है जो कुछ काम ना करता हो। दिव्या प्लीज तू तो ऐसा मत बोल। देख मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास है ना। हाँ, मेरे पास दिमाग में कई स्कीम्स हैं। बस एक बार क्लिक हो जाए ना। 100 बार सुन चुकी हूँ मैं ये, अब नहीं सुनूंगी। अब मेरे बाबा जहाँ मुझे शादी करने को बोलेंगे मैं वही शादी करेगी। दिव्या इस महीने का मिला के 2 महीने का राशन हो गया उधार। इस बार अगर उसे पैसे नहीं दिए ना तो राशन नहीं देगा, वो बोल दिया है उसने। तो तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलना था ना उसको कि उसके पैसे लेके भागने वाले नहीं है हम। अरे इस पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं, कोई राह चलते भिखारी नहीं है। शेख ही माने से कुछ नहीं होता। अब तक जैसे वैसे करके भी इज्जत बची थी, लेकिन अब पूरे एरिया में चर्चे हो रहे हैं मोरे खानदार उनके लायक बेटों के। ऐसा क्या किया हम लोगों ने? हमने नहीं, हमारी प्यारी आई ने किया है। जब से आया की नौकरी पकड़ी है तब से लोग तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं। यही कह रहे हैं कि जवान बेटा होने के बाद भी एक माँ अपने पति के इलाज के लिए आया बनी पड़ी है। भाई बीना, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब। हाँ, अब समझ आया कि बोलना कितना अच्छा है। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, आई से जाके बात कर लो और कामत बाऊ वाला फ्लैट उसे बेचकर अपना हिस्सा ले लो। सुन रहे हो तुम कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ, वरना भूख से पहले बेइज्जती से मर जाएंगे। बराबर बोली। अब कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। तू सुधरेगा नहीं ना? और इस जमीन पे लगा हुआ एक बेजान पौधा भी हिलता डुलता है और तू है हर वक्त इस दारू की बोतल के साथ चिपका रहता है। खाना खाया तूने? आया नहीं खाया। से तुझे क्या है? जा इधर से, निकल। अरे मर गई होती तेरी बीवी की तरह तो अच्छा होता।
पर क्या करूं, जिंदा हूं, इसीलिए तेरी फिक्र होती है मुझे। तेरा एक बेटा है, उसे भी तेरी कोई फिक्र नहीं है। और उसकी भी क्या गलती? जब बाप ही गलत है तो बेटा कैसे सही हो सकता है? ये आई रास्ता बोलो ना कहा, मेरे ही घर में मेरे ही सामने खड़ी होके तू मेरी बेइज्जती कर रही है। तू निकलती है कि तेरे को मैं देख दारू ने तेरी क्या हालत बना दी है। तू अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। दारू तो बाकी मेरी बाकी तोड़ा नहीं हुआ। आई तूने अच्छा नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। आई मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख तू देख अभी मैं क्या करता हूँ तुझे। आ गई तू? कैसा रहा तेरा दिन? अरे आप अच्छा लग रहा हूँ ना? बहुत तकलीफ देता हूँ मैं तुझे। आप बीमार हैं और अपनी मर्जी से तो कोई बीमार नहीं होता ना। वो तो ठीक है, लेकिन बोझ हूं तुझ पर। देखना, पहले ही पैसों की प्रॉब्लम, ऊपर से ये मेरी बीमारी का खर्च। नहीं, वो सब तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये रमेश और जयेश बर्बाद होकर रह गए हैं। लाख समझाया, समझते ही नहीं। पता नहीं हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा। देख, हमको जो कुछ करना था हम कर चुके। हमने बचपन से उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो भूल जाए तो हम क्या कर सकते? अच्छा, एक बात कहूं? हाँ बोलिए ना। बहुत दिनों से इस कमरे में बंद हूं ना, तो आज अच्छा लग रहा है। बाहर चले? हाँ चलिए। आई, हम लोगों को कुछ बात करने की। तुम लोग तीनों यहाँ इस समय? क्या बात है? बात यह है कि हम तीनों को लगता है तुझे कामत वाला फ्लैट बेच देना चाहिए। बस अपना हिस्सा तू रख और हमारा हिस्सा हमें दे दे। फिर तू अपनी जिंदगी जी और हमें अपनी जिंदगी जीने। लाख बार बोला है, तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझे वो फ्लैट नहीं बेचना। जी बहुत हुआ तेरा। हमेशा तू अपने बारे में क्या सोचती है? हम लोग की फिक्र नहीं है तेरे को? अरे मुझे देख, शादी की उम्र हुई मेरी। कौन सी लड़की मुझसे शादी करेगी जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है? मेरी बात ना एकदम ध्यान से और मान मेरी बात। कामत वाला फ्लैट बेच दे। हाँ बोल दे कामत को। अरे तू अपनी आजी से ऐसे कैसे बात करता है? आजी है तेरी वो, तेरे बाप को जन्म देने वाली। समझा? शादी नहीं आपकी। तो नहीं है। अरे जब तेरी उम्र का था ना, मैं अपने पापा के साथ मिलकर मैंने ये बिल्डिंग खड़ी की थी। तेरी उम्र में आने के बाद तब तेरी तरह यहाँ वहाँ हाथ फैलाता नहीं घूमता था। और तेरी आजी से लगन भी मैंने किया, वो भी अपनी कमाई से किया। समझा? छोड़ो मुझे। अरे चल, अच्छा ही होगा ये लड़की तुझसे लगन ना करे, नहीं तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्ही कोण? माझी आई कुठे? कुठे आई? आई 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 मला भूक लागली आई। अरे तेरे पापा के पापा है वो, तो उनको मारता है। अरे मारनी चाहिए तुझे। अरे तू मरो, तुम अंदर में जाने दो। मर जा तुम लोग सब। क्या यार है? आई कुठे गेली आई? क्या पैसा या दौलत वाकई इतनी बड़ी चीज है जिसकी वजह से रिश्तों तक को नजरअंदाज कर दिया जाए, प्यार और सम्मान को भुला दिया जाए, परिवार को तोड़ा जाए? लेकिन आज हमारे चारों तरफ यही हो रहा है। पैसों की वजह से परिवार टूट रहे हैं, लेकिन इसमें दोष पैसों का नहीं है। पैसा तो केवल एक साधन मात्र है हमारी जरूरतों को पूरा करने का।
दोष हमारा है। हम आत्म केंद्री बनते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अपनी खुशियों, अपनी इच्छाओं, अपनी चाहतों और अपने अलावा हमें कुछ और सुझाई नहीं देता। लेकिन परिवार हमसे नहीं, हम सबसे बनता है। और सरिता तई का परिवार यही बात दुर्भाग्यवश भूल चुका था। जिस तरह से वो वहां से गए थे, लगता नहीं था कि अब वो खामोश बैठेंगे। हर किसी के दिमाग में प्लान चल रहा था, अपना हिस्सा, अपना मकसद पाने का। दिव्या ना मेरी जान है यार, पर वो है ना पैसों पे जान देती है। देखो मालूम है आजकल है ना साली लव की कोई वैल्यू नहीं है। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं भाई, पी से पैसा और पी से प्यार, है ना? दोनों मैचिंग मैचिंग। बस यही तो मैचिंग अपने को करने का है। अभी है ना किसी भी तरह से पैसा कमाने का है, बस बहुत सारा पैसा कमाने का है। अरे मेरे सेठ ने तो तुझको बोला था ना, क्या क्या उसका गैरेज ज्वाइन कर। प्रॉब्लम क्या है? अबे येड़ा हो गया क्या तू? मैं गैराज में हाथ काले करूंगा? अरे बिल्डिंग का मालिक हूँ, मालिक। और तेरा सेठ है, उसके पास एक भी फ्लैट है उसके पास, वो मेरे को काम देगा। मैं ना खुद का बिजनेस करूंगा, एन से नोट भी कमाऊंगा और एन से नाम भी, और वो भी बहुत ही जल्द। मैं चलती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। शाम को हम बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है, आप आराम कीजिए। किरण, देखना तेरे आजू बाजू किधर जा रहे हैं। उनको तो कुछ याद ही नहीं गिरता, अकेले किधर जा रहे हैं। छोड़ ना, मेरे को क्या करना है? कुछ हो गया तो? अगर तेरी आजी को पता चला तो समझ ले बेटा, तेरी तो बैंड बज जाएगी। ये पेपर दे और जा। बेटा, तूने इनको देखा क्या? नहीं तो काय झालं? मैं काम से आई तो वो घर पे नहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये बहुत फिक्र हो रही है, मैं पड़ोस से पूछती हूँ। रुकिए ताई, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कहाँ ढूंढूं अब मैं? कहाँ ढूंढूं? जयेश के पापा आए क्या यहाँ? वो घर पर नहीं है। यहाँ तो नहीं आए। अब मैं कहाँ ढूंढूं उनको? अरे परेशान मत होता है। अरे काका यहीं कहीं गए होंगे, मिल जाएंगे। तुम्हें चलो।
अरे आई तू इधर गई हो आई? जयेश के बाबा को देखा, घर में कहीं नहीं है, कहीं चले गए हैं। नको लेकिन तू इतना घबराती क्यों है? अरे वो आ जाएंगे इधर, किधर हवा खाने गए होंगे। अरे तो दारू के नशे में रहता है, तूने कहा देखा होगा। घबराती क्यों है आई? रमेश के बाबा को देखा क्या? नहीं, आपने रमेश के बाबा को देखा क्या? अजी अजी मैंने आजूबा को अभी जाते हुए देखा कहीं पे। मैं उनके पीछे गया उन्हें रोकने के लिए, पर वो भी किधर तो भी निकल गए। तूने रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिल रहे। तुमने उनको रोका क्यों नहीं? उनसे तो अकेले सड़क भी पार नहीं होती। हाँ। अगर किसी गाड़ी के नीचे आ गए तो ऐसा मत सोचो, हम ढूंढेंगे उन्हें। कहाँ ढूंढे रमेश के बाबा को? संभाल। आपने देखा क्या? रमेश के बाबा कहाँ हो रमेश के? ताई संभालो अपने आप को। ताई संभालो अपने आप को। रोको ताई। ऐसे काका को नहीं ढूंढ पाएंगे हम। संभालो। एक 70 साल के बुजुर्ग को एडमिट किया गया है। जिस जगह वो बेहोशी की हालत में मिले वो जगह आपकी बिल्डिंग के नजदीक ही है। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि वो अपने बारे में कुछ पता नहीं पा रहे, जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो। वो जरूर मेरे पति है, उनको भूलने की बीमारी है। वो ठीक तो है ना साहब? ये तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। आप मेरे साथ आइए। धन्यवाद साहब। इट्स ऑल राइट। आप इनका ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक। आप पेशेंट की वाइफ हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपके पति को कार्डिक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ा था और टेस्ट में पता चला कि उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज है। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनको बचाना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। लेकिन ये इलाज और ऑपरेशन थोड़ा कॉस्टली रहेगा। सब कुछ मिलाकर कुल 8 लाख के करीब खर्चा होगा। 8 लाख? संतान जब बुढ़ापे में सहारे की जगह सिसकियों का सबब बन जाती हैं, तो माँ बाप के लिए इससे गहरा जख्म कोई दूसरा नहीं हो सकता। पति की दवाइयों और नकारे बेटों के खर्चों को उठाते हुए सरिता दाई के सामने क्या मुसीबतें कम थी कि किस्मत ने उनको इतनी बड़ी मुश्किल के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। जीवन के इस मुश्किल पड़ाव में सरिता दाई अकेली थी। सिर्फ एक आदमी उनका सहारा बना हुआ था, जो बिना अपना फायदा सोचे सच्चे दिल से हर मुश्किल में उनकी मदद कर रहा था, उनका किराएदार कामत। लेकिन सरिता ताई की तरह उन्हें भी यह पता नहीं था कि उनके साथ और क्या होने वाला है, और भी बुरा, और भी बदतर। कुछ नहीं कर सकते हमारे, इतना पैसा झाड़ थोड़ी ना लगा है हमारे यहाँ पैसों का, और वैसे भी हमारे खुद के खाने के वांदे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ना खर्चा, सब लोग गरीबों को लूटने में लगे हैं। अगर हमारे पास कोई रास्ता होता तो हम कैसे भी करके बाबा को बचा नहीं लेते? आई जय सही बोला, हम लोग बाबा को बचा लेते। बचा लेते? मतलब अब नहीं बचाओगे? अरे वो तुम्हारे बाबा है, पति है मेरे। मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे भी अपने पास पैसे नहीं है, और 8 लाख रुपया कोई छोटी अमाउंट थोड़ी ना होती है। अगर पैसों का जुगाड़ हो भी जाता तो आजोबा को बचा के कोई फायदा है क्या? अब जी के कितने साल जिएंगे वो? उनकी उम्र तो हो चुकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खाली फुकट इतना पैसा वेस्ट करके क्या फायदा है? हिम्मत कैसे दी कि मेरे ही सामने उनसे मरने की बात करे? क्या गलत कहा किरण ने? वैसे भी आधे टाइम तो बाबा को कुछ याद रहता नहीं, किसी को क्या, तुझे भी नहीं पहचानते वो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन राखी सही कह रही है। अगर किसी तरह से हम पैसे का इंतजाम करके बाबा का इलाज करा भी लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी कि बाबा कितने दिनों तक ठीक रहेंगे? कह रहे हो तुम लोग? अरे उनको जीते से क्यों मार रहे हो तुम लोग? तुम्हारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। क्या बाबा बच्चों को इसीलिए पैदा करते हैं, यही दिन देखने के लिए?
जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे ताई, आओ ताई, बसा ताई। क्या होता है? बेटा, तूने कहा था ना कि जब भी मैं ये फ्लैट बेचना चाहूं सबसे पहले तुझे बोलूं। मैं ये फ्लैट बेचना चाहती। देखो ताई, मैं आज भी ये फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, पर ताई आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं। ताई, अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं इंतजाम कर दूंगा काका के इलाज के लिए। अब धीरे धीरे करके मुझे वापस लौटा देना। हाँ बेटा, तू तो मेरे अपने बेटों से भी ज्यादा सका है, और इस उम्र में मैं कर्ज के बोझ तले नहीं दबना चाहती। बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो बेटा तेरे पैसे कौन वापस करेगा? तू बस पैसों का इंतजाम कर दे, फिर मैं कागजों पे हस्ताक्षर करके उसके बाद ही पैसे लूंगी। ठीक है ताई, मैं करता हूँ। पर ताई, इतनी बड़ी रकम है, एक हफ्ता तो जाएगा। क्या? एक हफ्ता? पर ताई, मैं समझता हूँ ऑपरेशन शुरू करने जितने पैसे हैं मेरे पास, कल बैंक से निकाल के आपको दे दूँ, सब ठीक हो जाएगा ताई। पापा पे विश्वास रखो। डॉक्टर साहब, ये थोड़े पैसों का बंदोबस्त किया, इससे आप काका का इलाज शुरू कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बाकी के पैसे भी हम बहुत जल्दी जमा करा देंगे। आप इसको बचा लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इलाज शुरू होने के बाद इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर हो सकता है पेशेंट पर। आई टेंशन घऊ ना का, मैं हूं ना आपके साथ, सब संभाल लूंगा। ताई, जो काम पहले करने का है वो देख, पेपर्स का क्या है, वो तो बाद में भी साइन करेंगे तो चलेगा। ताई तो ठीक है ना? हैं? संभाल है? बस बस बस, मैं हूं ना। ताई, कुछ लोग रोड को अपनी बाबा की प्रॉपर्टी समझते हैं। जाने दो बेटा, चलो। कुछ लोग गलती करते हैं। हाँ हाँ बेटा। हाँ सर, और वैसे भी अगर राजू बाप बच भी जाएंगे ना तो वो जी नहीं पाएंगे। अजी के मरने की खबर सुनते ही वो भी मर जाएंगे। वो भी मर। आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। अगर आप लोगों का यही फैसला है तो ठीक है, हम ट्रीटमेंट रोक देते। कितनी शर्मनाक बात है। सरिता ताई की भावनाओं और उनके पति के जान की अहमियत उनके खुद के बच्चों के लिए पैसों के आगे कुछ नहीं। इलाज के रोक दिए जाने और खराब सेहत के चलते सरिता ताई के पति में कोई सदस्य इसके पीछे तो नहीं है। साहब, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मेरे को नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंट था। जिस ब्लैक एसयूवी ने सरिता ताई को टक्कर मारी, वो एक बार नहीं, दो बार उनके पीछे आई थी। पहली बार तो मैंने उन्हें बचा ली, लेकिन साहब दूसरी बार मैं। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं मिस्टर कामत कि 2 बार एक ही गाड़ी सरिता जी की ओर बढ़ी? इस शहर में हजारों ब्लैक एसयूवीज होंगे, हो सकता है कि 2 अलग अलग गाड़ियां हों, संयोग से दोनों का रंग ब्लैक हो। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उस एसयूवी के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर लिखा था आई लव मुंबई। ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिस्टर कामत? इस तरह के स्टिकर भी उतने ही कॉमन है जितनी ये ब्लैक एसयूवी। अब इन दोनों से कुछ साबित नहीं। पर साहब, सरिता ताई उस गाड़ी के आगे नहीं आई थी, उल्टा अलग हटकर उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, और ऐसे लगा जैसे उस गाड़ी ने उनका पीछा करके उन्हें कुचल दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये भी इत्तेफाक हो सकता है? नहीं मिस्टर कामत, नहीं। एक्सीडेंट का कोई तय पैटर्न नहीं होता। कई बार ड्राइवर पैनिक में गाड़ी से अपना संतुलन खो देता है, और ऐसे में गाड़ी कहीं भी जा सकती है।
हो सकता है सरिता जी के मामले में भी ऐसा हुआ हो। हमारी अब तक की जांच पड़ताल से ये साबित नहीं हुआ है ये मामला एक्सीडेंट का है या हत्या का। पता नहीं साहब, जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वरना आप ही देखिए, सरिता जी के जाने के बाद उनके परिवार वालों ने उनके पति का इलाज ही बंद करवा दिया और छोड़ दिया अस्पताल में उन्हें मरने के लिए। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो, कोई वजह हो या कोई गवाह हो जो आपकी बात साबित कर सके तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आई और बाबा तो नहीं रहे, कामत भाव के फ्लैट के बारे में अब हमें ही सोचना होगा। मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना उस फ्लैट को बेच दिया जाए, कम से कम हमारा कर्जा तो उतरेगा। 2% मैं भी यही सोच। मुझे लगता है कि सरिता जी का किराएदार कामत सही कह रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर, अभी अभी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से एक मैसेज आया है कि एक रिक्शे वाले ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि एक काली एसयूवी ने उसके रिक्शे को पीछे से जोर से टक्कर मारी और भाग गया। सर, ये रिक्शे वाला भी उसी रोड पर था जिस रोड पर सरिता जी का एक्सीडेंट हुआ था। उस रिक्शे वाले ने उस एसयूवी का नंबर नोट कर लिया है। ध्यान से देखिएगा कामत साहब, क्या ये वही स्टिकर है जो आपने देखा था? स्टिकर भी वही है और गाड़ी भी वही है। थैंक्स कामत साहब, तुम इस गाड़ी पर नजर रखो, तब तक मैं गाड़ी के मालिक से मिलके आता हूँ। जिस दिन की बात आप कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मेरी गाड़ी गैरेज में गई थी सर्विसिंग कराने के लिए। 1 मिनट। ये देखिए, ये रही वो रसीद जो गैरेज वाले ने दी थी। लगता है टायर तो ठीक ही है, गाड़ी आपको 2 दिन में मिल जाएगी। 1 मिनट, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये रसीद आपके यहाँ की है? ये रसीद तो हमारे यहाँ की है और ये गाड़ी भी हमारे यहाँ रिपेयर हुई थी। इस गाड़ी की सर्विसिंग कौन कर रहा था? वो बबलू। बबलू इधर आ, पकड़ो उसे। अरे कहाँ भाग के जा रहा है? तूने ऐसा क्यों किया, बोल। सब मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझको गाड़ी के बदले में 50,000 रुपए देने को कहा था। मुझे क्या पता था कि वो किसने? अब मैंने किया ये सब। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो फ्लैट बेच देती ना तो हम सब कितनी आराम की जिंदगी जी पाते थे। लेकिन नहीं, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती थी। शादी करने का था मेरे को, बड़ा आदमी बनने का था। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही थी तो कर दी उंगली टेढ़ी मैंने। सोचा उनके मरने के बाद कम से कम आराम की जिंदगी जीने को मिलेगी। आराम की जिंदगी जीने के लिए तूने। सिलसिले में तो एक कहावत भी हमेशा याद की जाती है कि असल से सूद प्यारा। ये कैसा पोता था जिसने पैसे और जायदाद के लिए अपनी ही दादी की हत्या की, और वो दादी जो अपने पति यानी कि उसी के दादाजी के इलाज में जुटी हुई थी। इस घटना ने इस मुंबई शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौकन्ना कर दिया। हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको हमेशा अपराधियों से चौकन्ने और सावधान रहने की सलाह देते हैं, लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये कहना सही होगा कि सावधान रहिए अपने ही बच्चों से। आज मैं एक अपील करना चाहूंगा युवाओं से और इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों से कि सावधान रहिए गलत विचारों से, लालच से, जो हमारे दिमाग पर हावी होकर हमसे ऐसे घिनौने काम करवाता है। याद रखिएगा, गलत रास्ता गलत मंजिल की तरफ ही ले जाता है। अपराध से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय सजा और जिंदगी भर के पछतावे के। किरण और उसके दोस्त पर इस जुर्म के लिए आईपीसी की धारा 300 के तहत मुकदमा चला और आईपीसी धारा 302 के तहत उनको उम्र कैद की सजा हुई। सावधान रहिए हर आपराधिक तत्व से। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और गुनहगारों को बता देंगे कि आता बस।